हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज के अंतर्गत हमारा आज का विषय है शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स। शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे कि इस शब्द के नाम से ही जो है ये ज्ञात हो जा रहा है कि ऐसी सामग्री जो हमारी शिक्षण के दौरान सहायता करे या जब हमारी टीचिंग प्रोसीड होती है, टीचिंग आगे बढ़ती है, तो उसके बीच में कुछ सामग्रियां टीचर प्रयोग करता है जो हमारे शिक्षण को फॉरवर्ड करते हैं, उसको गतिशील बनाते हैं, उसको क्रियाशील बनाते हैं। तो ऐसी सामग्री को हम क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। हमेशा एक शिक्षक का लक्ष्य होता है कि वो अपने प्रकरण को या अपने टॉपिक को या अपनी टीचिंग को प्रभावशाली बनाए। प्रभावशाली इसलिए बनाए ताकि उसकी कक्षा में बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं उन सब की समझ में उसके द्वारा पढ़ाया गया प्रकरण बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। तो इसके लिए जो है हमेशा एक टीचर ये कोशिश करता है कि वो कुछ शिक्षण सहायक सामग्री का क्या करे? प्रयोग करे। अब शिक्षण सहायक सामग्री आपको पता है कि हमारे पास जो कंटेंट्स होते हैं, जो हमारे पास मटेरियल होता है, जो सूचनाएं या जो ज्ञान होता है वो लिखित फॉर्म में होता है और कुछ ज्ञान अलिखित फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस लिखित ज्ञान को बच्चों तक प्रभावशाली तरीके से कैसा पहुंचाया जाए? ठीक है, एक तो जो है लिखित ज्ञान को हम पढ़ करके या व्याख्यान दे करके, जैसे जो हमारी परंपरागत विधियां हैं उनके अंतर्गत करते हैं और व्याख्यान आगे से देते हैं बच्चों को, उसको पढ़ाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम इस विधि के द्वारा यदि पढ़ाएं तो वो आसानी से बच्चों की समझ में नहीं आते। तो इसके लिए हमें कुछ मटेरियल तैयार करना पड़ता है और उस मटेरियल का यूज हमें अपने टीचिंग के दौरान करना पड़ता है। तो ऐसी सामग्री के द्वारा जब आप ऐसी सामग्री का प्रयोग करते हैं तो इससे जो आपका शिक्षण होता है वो सरल हो जाता है, वो इजी हो जाता है, वो रुचिकर हो जाता है, यानी बच्चे उसमें रुचि लेने लगते हैं और वो सर्वग्राह्य यानी सर्वग्राही हो जाता है। मतलब सबकी समझ में कम्प्रिहेंसिव हो जाता है, बच्चों की समझ उससे विकसित होती है। तो ऐसा एक टीचर जो है सहायक सामग्री के प्रयोग के द्वारा कर लेता है। अब आपने सुना होगा कि 1000 शब्दों को पढ़ाने का वही महत्व है जो कक्षा में एक चित्र को दिखाने का है। यानी चित्र क्या है? चित्र सहायक सामग्री है और उस चित्र के द्वारा जो है आप जो है क्या कर सकते हैं? उस संपूर्ण कंसेप्ट को जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे शिक्षण सहायक सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री के कुछ मनोवैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार अर्थात मनोविज्ञान के जो नियम है या मनोविज्ञान के जो बेसिक कंसेप्ट है, ये सामग्री का प्रयोग उन पे आधारित है। इनमें जैसे रुचि है, प्रेरणा है, इंद्रियों की सक्रियता। रुचि, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वो अपनी विषय वस्तु में या अपने टॉपिक में अपने बच्चे की रुचि जागृत करे। जब तक एक टीचर अपने बच्चे की रुचि को जागृत नहीं कर पाएगा तब तक उसके पढ़ाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। प्रेरणा, बच्चे को मोटिवेट करना, और अभिप्रेरणा को तो सीखने की स्वर्णिम सड़क कहा गया, गोल्डन रोड टू लर्निंग। ठीक है, तो बच्चे को जितने ज्यादा आप प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे, बच्चा उतना ज्यादा जिज्ञासु होगा, बच्चा आपके टॉपिक की तरफ उतना ज्यादा कंसंट्रेट होगा। ठीक है, तो आप बच्चे को जो है प्रेरित करते हैं। और इंद्रियों की सक्रियता, ऐसा माना जाता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चे की जितनी ज्यादा इंद्रियां सक्रिय होती है, वो आंखों से देख रहा है, वो कान से सुन रहा है, वो हाथों से कुछ एक्टिविटी कर रहा है या अन्य प्रकार की इंद्रियों का भी वो कुछ प्रयोग कर पा रहा है, तो इससे जो उसकी लर्निंग होती है वो प्रभावशाली होती है और उसकी लर्निंग में स्थायित्व होता है। ठीक है, तो ये जो मनोविज्ञान के कंसेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से जो है टीचिंग लर्निंग सामग्री है या शिक्षण सहायक सामग्री है, उसके प्रयोग के द्वारा हम इनको जो है साकार रूप दे सकते हैं अपनी कक्षा में। अब प्रश्न आता है कि इनकी आवश्यकता क्या है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता क्या है? एक टीचर को क्यों अपनी कक्षा में शिक्षण के दौरान इन सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है शिक्षण अधिगम में क्रियाशीलता, एक्टिव, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक्टिव बनाना। आपने देखा होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित बच्चों के सामने करते हैं या किसी मशीन का या कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो टीचर भी एक्टिव रहता है और बच्चे भी एक्टिव रहते हैं। ठीक है, एक्टिवनेस जो लर्निंग में होती है
ये हमारी लर्निंग को मोर इफेक्टिव एंड गोल सेंटर्ड बनाती है। दूसरा, पाठ्य वस्तु को सरल व रुचिकर बनाना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक टीचर का ये उद्देश्य होता है कि वो सरल से सरलतम तरीके से जो है अपनी पाठ्य वस्तु को बच्चे तक पहुंचाए। और मानव की ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को बिना बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक दबाव के क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि अपने पाठ्य वस्तु को सरलता से और रुचिकर तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में जो बच्चे को समझाता है, ठीक है, तो इसके लिए जो है शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, पाठ्य वस्तु की ओर छात्रों का ध्यान खींचना। जब आप जो है किसी सामग्री का प्रदर्शन बच्चे के सामने करते हैं, आप बच्चे को मैप दिखाते हैं, आप बच्चे को जो ग्लोब दिखाते हैं, माना आप ग्लोब बच्चे को दिखा रहे हैं, तो ग्लोब में बच्चा देखता है कि विभिन्न प्रकार के कलर हैं, उन कलर में जो है आप अलग अलग प्रकार की रेखाएं उसमें देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जो है मतलब मैप्स बने हुए हैं, अलग अलग जो है उसमें महाद्वीपों को जो है अलग अलग कलर से इंगित किया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चा एकाग्रचित होता है आपके पाठ्य वस्तु की ओर, और एकाग्रचित यदि आपका बच्चा हो जाएगा तो आपका जो शिक्षण होगा वो सरल हो जाएगा, यानी आप कम मेहनत के द्वारा बच्चे को अच्छे से तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाना। प्रभावशाली बनाने का तात्पर्य क्या है? प्रभावशाली बनाने का तात्पर्य है कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं अपने शिक्षण से पहले, आप उन लक्ष्यों को क्या कर लेते हैं, आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। एक टीचर जब कक्षा में जाता है तो वो कुछ शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करके जाता है। जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान में आप उद्देश्यों को लिखते हैं ना, ठीक है, तो ये उद्देश्य वही है। तो उसमें जो विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं वो शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो वो शिक्षण के उद्देश्यों को हम क्या कर लेते हैं, आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अब उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लिया, इसका मतलब सीधे सीधे है कि आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थी वो क्या थी, प्रभावशाली थी। नेक्स्ट है निरीक्षण शक्ति का विकास। बच्चे के अंदर जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है उसका विकास जो है आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा कर सकते हैं। माना जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप बच्चे के सामने ग्लोब रखते हैं, तो ग्लोब के द्वारा बच्चा उसमें देखता, विभिन्न प्रकार के कलर्स के मैप बने हुए, इसमें विभिन्न प्रकार की रेखाएं उसमें हैं, ठीक है, ग्लोब जो है थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीजें वो ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने से क्या होता है कि उसके अंदर जो है चिंतन करने की शक्ति, यानी थिंकिंग कैपेसिटी का उसका विकास होता है। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, यानी जिसको आप कंक्रीट फॉर्म में बच्चे को नहीं समझा सकते, तो ऐसी चीजों को जो है आप सहायक सामग्री के द्वारा क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब जैसे आप कह रहे हैं कि देशांतर रेखाएं, ठीक, तो देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। तो यदि आप जो है चित्र बना करके, चार्ट बना करके, मॉडल बना करके जो है प्रॉपर तरीके से इन रेखाओं को पृथ्वी की सतह पे खींच के दिखाते हैं, ठीक है, तो बच्चा जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो नॉलेज है उसको मूर्त रूप में ग्रहण कर लेता है और उसकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव होती है। सृजनात्मकता का विकास। जब आप बहुत प्रकार के मटेरियल को बच्चे के सामने परोसते हैं, रखते हैं, ठीक है, तो वो भी उन चीजों से अभिप्रेरित होकर के कुछ नया करने की, कुछ नई चीज बनाने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो इससे उसकी जो सृजनात्मक शक्ति है या क्रिएटिव पावर है उसका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है नवीन ज्ञान हेतु मानसिक तैयारी। आपने जब लर्निंग थ्योरीज पढ़ी तो लर्निंग थ्योरीज में आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी के अंदर मानसिक तत्परता का नियम पढ़ा, यानी बच्चे को मानसिक रूप से तत्पर बनाना, मानसिक रूप से रेडी बनाना ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, ठीक। तो जब आप जो है लर्निंग मटेरियल को आप बच्चे के सामने रखते हैं, ठीक है, आपने माना 2 चार्ट आप घर से बना के लाए, ठीक है, एक चार्ट को जो है आपने बच्चे को दिखा दिया, एक चार्ट अभी क्या है, बंद है, तो बच्चा कहीं ना कहीं एक चार्ट में जो सारी चीजें बनी हुई थी उन चीजों को उसने लर्न कर लिया, उससे वो सेटिस्फाई हो गया, उसने एंजॉय कर लिया, ठीक। तो अब वो दूसरे चार्ट को देखने के लिए उसके मन में जिज्ञासा है कि सर उसमें क्या बना के लाए होंगे, या सर ने उसमें किस टॉपिक को जो है प्रदर्शित किया होगा, कौन सा चित्र बनाया होगा, या जो है कौन सा इंफॉर्मेशन उसमें सर लेकर आ रहे होंगे, ठीक। तो ऐसा करने से जो है बच्चा जो है मेंटली रेडी रहता है, ठीक, और उसके बाद सीखने में स्थायी
सीखने का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक ये लक्ष्य होता है कि जो हमारी लर्निंग हो वो परमानेंट हो। आपने देखा होगा हमने जन्म से लेकर और अपने आगे की कक्षाओं में कितने सारे टॉपिक्स को पढ़े हैं, लेकिन कुछ टॉपिक हमें आज भी बहुत अच्छे तरीके से याद हैं हमारे मन मस्तिष्क में, और कुछ टॉपिक्स क्या हैं वो स्किप हो गए। तो कहीं ना कहीं जो टॉपिक हमारे मन मस्तिष्क में है उनका कनेक्शन कुछ रियल ऑब्जेक्ट से रहा होगा, कुछ रियल एक्सपीरियंस से रहा होगा जो हमारे टीचर ने क्लास में आयोजित किया होगा। तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो हमेशा वास्तविक अनुभव को जो है बच्चों को देने का प्रयास करता है। तो ऐसा करने से जो है बच्चे की जो लर्निंग होती है वो क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती, परमानेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा बिंदु है उत्तम सामग्री की विशेषताएं, यानी एक अच्छी जो शिक्षण सामग्री होती है उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो पहला है न्यूनतम लागत पर उपलब्ध हो। आपने देखा कि जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है कुछ टीचर के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं और कुछ हम मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो चाहे वो बाहर से हम लाएं चाहे उसे हम खुद ही तैयार करें, उस पर कम से कम लागत आनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, बहुउद्देशीय हो। हमारी शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, यदि हम इसको शिक्षा के संदर्भ में ही जोड़ें। ठीक है। आपने शैक्षिक उद्देश्यों को पढ़ा, उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, उसमें भावात्मक उद्देश्य है और उसमें क्रियात्मक उद्देश्य है। तो एक सामग्री जो हम रखें वो सिर्फ बच्चों तक कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचाए, बल्कि उसके भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का भी क्या करे, विकास करें। ठीक है। तो बहुउद्देश्य होनी चाहिए। एक से अधिक कक्षाओं व विषयों में उपयोग। कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपके ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत सारी कक्षाओं में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गणित की किट है, तो गणित की किट को जो है आप एक से ज्यादा कक्षाओं में क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपका जो है कुछ पर्यावरण के जैसे आप बना सकते हैं, पर्यावरण का जो है आपका मटेरियल है, जैसे आपने प्रदूषण पे बनाया, आपने नदियों पे बनाया, आपने मृदा पे बनाया। तो ऐसे जो मटेरियल हैं इनको आप ज्योग्राफी में भी आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये एक विशेषता इसकी है कि एक से अधिक कक्षाओं और विषयों में हम इनका प्रयोग कर पाए। समय की बचत। आपने देखा होगा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ मशीनें ऐसी होती है कि कई बार आधा एक घंटा जो है उनको फिट करने में लग जाता है। अगर ऐसा मटेरियल हमारे पास होगा तो फिर हमारा सारा समय उसको फिट करने में ही कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है। फिर हम जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सरलता से जिसका हम प्रयोग कर सकें, सरलता से प्रयोग कर सकें और समय की जिसमें बचत हो और सारी परिस्थितियों में जिसका प्रयोग किया जा सके। सारी परिस्थितियों में मतलब माना जो है, अब आप हमारे विद्यालय में देखो कहीं पे लाइट की सुविधा है, कहीं पे नहीं है। ठीक है। तो मटेरियल ऐसा हो कि जो बिना लाइट वाले स्कूल में भी प्रयोग किया जा सके, लाइट वाले में भी प्रयोग किया जा सके। ठीक है। आपका जो है बहुत सारा मटेरियल आप जो है इंटरनेट के माध्यम से या जो है उसको यूट्यूब के माध्यम से या विभिन्न जो आपके तकनीक माध्यम है उनसे प्रयोग कर सकते हैं। अब कई जगह हमारे नेटवर्क विद्यालयों में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए सारी परिस्थितियों में जो है क्या किया जाए, ऐसा मटेरियल हम बनाएं कि जो सारे विषयों में, बहुत सारे विषयों में, बहुत सारी कक्षाओं में और अलग अलग परिस्थितियों में हम उसको सरलता से क्या कर सके, प्रयोग कर सके। लास्ट और छठवां है अनुकूलता, यानी एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी यानी बच्चों के अनुकूल, बच्चों की मानसिक योग्यता के अनुकूल, बच्चों की रुचि क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है। आपने कुछ ऐसा चीज आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। चार्ट को देखने में बच्चे इंटरेस्टेड नहीं, बच्चे चाहते हैं कि कोई वीडियो फिल्म टीचर दिखाए। ठीक है। तो ऐसा मटेरियल आपका होना चाहिए कि जो अनुकूल, आपकी क्लास के अनुकूल हो, आपके बच्चों के स्तर के अनुकूल हो और समय के अनुकूल भी हो। ठीक है। यानी आपका 35 मिनट का पीरियड है तो आपको 35 मिनट को मद्देनजर रखते हुए अपनी पाठ्य वस्तु को बनाना। अब इसके बाद जो लास्ट इसमें महत्वपूर्ण है, कठिनाइयां। शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है या सहायक सामग्री होती है, इनके प्रयोग करने में कुछ कठिनाइयां। ठीक है। कठिनाइयों में सबसे पहले है भौतिक व मानवीय संसाधनों की अनुपलब्धता। आपने देखा होगा जैसे हम जो है कंप्यूटर लैब की बात करते हैं,
या जो है हम स्मार्ट क्लास की बात करते हैं, तो इसके लिए हमें जो है सेपरेट हमारे पास कमरे होने चाहिए, ठीक है, हमारे पास जो है वेल एक्विप्ड क्लासेस होनी चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, बच्चे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे विद्यालयों में लगातार भौतिक संसाधनों की क्या है, कमी है। दूसरा, मानवीय संसाधनों की भी कमी। अब मानवीय संसाधन मतलब जब आप एक टीचर जो है सहायक सामग्री को प्रयोग करने की सोचेगा, तो उसको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसको उसको बनाना पड़ेगा, फिर जाके उसको प्रस्तुत कर सकता है। अब विद्यालय की स्थिति क्या है कि वहां पे जो है एक टीचर को एक से ज्यादा विषय पढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि शिक्षण के अलावा उसको बहुत जो शिक्षणेतर कार्य होते हैं उसको भी उसको करने पड़ते हैं। तो इस कंडीशन में ये आशा करना कि शिक्षक क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से जो है शिक्षक सामग्री का प्रयोग करेगा, ये बेमानी होगा। उसके बाद है आर्थिक साधनों की कमी। मैंने आपको बताया कि शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करने में, उसको खरीदने में निश्चित रूप से आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो कई बार आर्थिक संसाधनों की कमी भी इसके मार्ग में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। उचित प्रशिक्षण का अभाव। अच्छा से अच्छा मटेरियल हम कैसे बनाएं, इसके लिए जो है हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ठीक है। और सामान्यतः तो ऐसा देखा नहीं जाता है कि टीचिंग एड के निर्माण के लिए जो है कोई ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है अलग से, तो ये भी इसमें कठिनाई है। और शिक्षकों की अरुचि। शिक्षकों की अरुचि यानी सामान्यतः तो देखा गया है कि शिक्षक परंपरागत विधियां जैसे व्याख्यान विधि को ज्यादा महत्व देता है। व्याख्यान विधि को इसलिए महत्व देता है क्योंकि इसमें जो है वो आसानी से जो है अपनी बात को, उसको कम लेबर करना पड़ता है, वो बच्चे को नहीं दिखता, उसको कम लेबर करना पड़ता है, तो वो व्याख्यान विधि का प्रयोग करके अपने कंटेंट को बच्चे को पढ़ा देता है। लेकिन ऐसा करने से शिक्षण अधिगम प्रभावशाली होगा, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। तो शिक्षक की जो अरुचि है, ये भी काफी हद तक जो है इसके प्रयोग में जो है कठिनाई उत्पन्न